नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज आप लोगों को भारत के कुछ बहुत ही न्यायप्रिय और अच्छे वकीलों की लिस्ट बताऊंगी। सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप सिर्फ वकीलों की बुराई करते हो। कोई अच्छे वकील भी हैं क्या? ऐसा तो नहीं कि वकील का सिनोनिम्स ही होता है एक घटिया इंसान, एक अन्यायपूर्ण आदमी ना। तो मैंने सोचा चलो भाई सर्च कर ही लेते हैं। अच्छे लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में, हो सकता है अच्छे लोग हों। और मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस पर ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया था, ग्रॉक 3 बेटा। ध्रुव राठी को आप जानते हैं, उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और वो भी एकदम बेधड़क बिना अपने जान की परवाह किए बगैर बात करता है। उस लड़के ने अपने व्यूअर्स को एक एआई का नाम बताया, ग्रॉक 3 बेटा। तो ये जो ग्रॉक 3 बेटा एआई है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कहा जाए अनबायस्ड है। इसको कोई मतलब नहीं है कि कौन कितनी बड़ी हस्ती है। इससे आप कुछ भी पूछो, किसी के भी बारे में पूछो, ये एक्यूरेट और असली बात करता है, बायस्ड बातें नहीं करता ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने सोचा चलो इसी से पूछ लेते हैं जाके कि भैया तू ये बता, भारत के सबसे न्यायप्रिय वकील और मतलब अच्छा एकदम बिल्कुल जिनको आइडियल एडवोकेट बोल सकते हैं, जिनको हर वो इंसान भारत का बोल सकता है कि भाई ये इंसान मानो या ना मानो काम तो सिर्फ और सिर्फ उसी के वेलफेयर में करता है जिसके साथ वाकई में अन्याय हुआ है। तो ऐसे वकील की मेरे को सूची चाहिए, मैंने बोला उसको। तो देखो इसने क्या दिया है रिप्लाई, ये देखो। भारत में सबसे ईमानदार और न्यायप्रिय वकीलों की सूची बनाना एक जटिल कार्य है, ठीक है, क्योंकि यह व्यक्तिगत मूल्यांकन, सार्वजनिक धारणा और उपलब्ध जानकारी पर निर्भर करता है। 2025 तक कोई आधिकारिक सूची नहीं है जो विशेष रूप से उन वकीलों को नामित करती हो जिन्होंने केवल न्याय के लिए काम किया हो और अन्यायियों के खिलाफ काम किया हो। फिर भी कुछ वकील अपनी ईमानदारी, नैतिकता और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध हैं। नीचे कुछ ऐसे वकीलों के नाम दिए गए हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से उनकी निष्पक्षता और न्याय के लिए काम करने की सराहना की गई है। यह सूची संपूर्ण नहीं है और केवल उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। समझ गया? मतलब अभी तक कोई डंके की चोट पे नहीं बोल सका है। अभी मैं कुछ और भी सवाल इससे करूंगी, आप देखिएगा। पहला नाम ये बता रहे हैं फली सम नरीमन। इसका ये कहना है कि फली सम नरीमन जो हैं ये भी एक न्यायप्रिय वकील। योगदान इनका क्या रहा है? भारत के सबसे सम्मानित वकीलों में से एक नरीमन ने संवैधानिक कानून और नागरिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। वे गोलकनाथ मामले, केशवानंद भारती मामले और अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक बेंचों का हिस्सा रहे जिन्होंने भारत संविधान की रक्षा की। उन्होंने कई बार नैतिकता के आधार पर विवादास्पद मामलों को लेने से इनकार किया। विशेषता उनकी निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। इसके बाद सेकंड नंबर आता है प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण कौन है? योगदान इनका क्या है? एक जनहित वकील, भूषण ने भ्रष्टाचार, पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों से जुड़े कई जनहित याचिकाओं PILs में काम किया। वे सुप्रीम कोर्ट में 2G घोटाले और कोयला घोटाले जैसे मामलों में सक्रिय रहे। इनकी विशेषता क्या रही है? सामाजिक न्याय और जवाबदेही के लिए उनकी निर्भीकता, भले ही इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत जोखिम उठाना पड़ा। इंदिरा जयसिंह कौन थी? योगदान इनका क्या था? भारत की पहली महिला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, एक प्रमुख मानवाधिकार वकील रहीं। उन्होंने महिलाओं के अधिकार, घरेलू हिंसा और लैंगिक समानता से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे लॉयर्स कलेक्टिव की संस्थापक हैं जो वंचितों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करता है। विशेषता इनकी क्या है? कमजोर वर्गों के लिए उनकी प्रतिबद्धता और अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज। कॉलिन गोसाल्वेस, योगदान इनका क्या है? ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क HRLN के संस्थापक और वरिष्ठ अधिवक्ता। उन्होंने मजदूरों, आदिवासियों और अन्य हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए कई जनहित याचिकाएं दायर की। वे भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए भी लड़े। विशेषता सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता। फिफ्थ नंबर है कामिनी जायसवाल। योगदान इनका क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील जो भ्रष्टाचार और पर्यावरण से जुड़े मामलों में सक्रिय रही हैं। उन्होंने कई जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्र और जवाबदेही को मजबूत करने का प्रयास किया। विशेषता उनकी ईमानदारी और सार्वजनिक हित में काम करने की प्रतिबद्धता। इसके बाद अब यहाँ पर एक नोट दिया है ग्रॉक ने। यह सूची उन वकीलों पर आधारित है जिन्हें सार्वजनिक रूप से उनकी ईमानदारी और न्याय के लिए काम करने के लिए पहचाना गया है। हालांकि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से विवादों से मुक्त नहीं हो सकता और केवल न्याय के लिए काम करना एक आदर्श है जिसे पूरी तरह से मापना मुश्किल है। 2025 तक कोई नई आधिकारिक सूची या रैंकिंग उपलब्ध नहीं है जो इस विशिष्ट मानदंड को पूरा करती हो। यदि आप किसी विशेष क्षेत्र जैसे आपराधिक कानून, संवैधानिक कानून या जनहित में वकीलों की सूची चाहते हैं तो कृपया बताएं, मैं अधिक विशिष्ट जानकारी प्रदान कर सकता हूं। जानकारी की प्रामाणिकता के लिए आप इन वकीलों के कार्यों को अपने द्वारा लड़े गए मामले, लेखों और सार्वजनिक रिकॉर्ड के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं। स्रोत, इसका स्रोत क्या रहा है जानकारी का? यह जानकारी सामान्य ज्ञान, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध लेखों और इन वकीलों के कार्यों की व्यापक मान्यता पर आधारित है। कोई विशिष्ट वेब स्रोत इस सूची के लिए सीधे लागू नहीं है। संदर्भ के लिए सामान्य जानकारी। तो देखिए, ओवरऑल ग्रॉक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा के बेसिस पे ही आपको चीज़ें बता सकता है। एक्चुअली में ये क्या थे, ये तो सबके अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ, मैं बहुत ईमानदार वकील हूँ, मैं अपने मुंह से तो यही बोलूँगी। लेकिन
मेरी ईमानदारी किस लेवल की है ये मेरे काम से पता चलेगा। तो कभी भी मैं कहती हूँ अंधभक्त नहीं होना है, अंधभक्त नहीं होना है, मेरा भी नहीं होना है। मैं कितने भी महान महान वीडियोस बना लूँ, कितना भी पब्लिक वेलफेयर में काम कर लूँ, पर मेरी भी अंधभक्ति कभी नहीं करना जीवन में, क्योंकि आपको नहीं पता किस पॉइंट पर इंसान कैसा हो जाए और फिर आपकी वो अंधभक्ति आप ही को एक बड़ी मुसीबत में डाल दे। इसीलिए मैं सारे वकीलों से आपको सतर्क होने को बोलती हूँ। जो एक कॉमन मेंटालिटी होती है एडवोकेट्स की, उससे आपको रूबरू कराती हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे वकील समाज को बदनाम करना है, बल्कि इसलिए मैं आपको इतना कुछ बता रही होती हूँ कि वकील का माइंडसेट ऐसा होता है, ऐसा होता है, ताकि आप हर वकील, इवन मेरे से भी कभी अगर आप मिलें, कोई अगर आप मेरे पास भी काम कराने आए, तो ये दिमाग में बात रख कर आएँ कि हाँ मैडम ने बताया था कि पैसों के लालची होते हैं, केस को लंबा खींचते हैं। तो कभी अगर साक्षी मैडम भी आपके केस को लंबा खींचें या कुछ भी ऐसी गड़बड़ करें, तो आप ये मत सोचना कि साक्षी मैडम तो खुद ही बात कर रही थी वकीलों के बारे में, वो तो खुद ही बताई हैं ये चीज़ें, तो वो कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती हैं, कर सकती हैं, साक्षी मैडम भी कर सकती हैं। किसी पर भी अंधभक्ति नहीं करनी है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे वो कितना भी ज़्यादा ईमानदार वकील हो। क्योंकि जब आपके ऊपर कोई केस हुए रहता है, आप निर्दोष रहते हो या फिर आप किसी मुसीबत में रहते हो, आप निर्दोष हो, आपको न्याय चाहिए, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है आप किसी एक वकील के बारे में अच्छा सोचते हो कि यार ये वकील साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदारी से सारी बातें बोलते हैं, ये मैडम बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आंखों में पट्टी लगाकर उनसे काम करवाने आओ। आप उनके साथ भी सतर्क रहो। तो जिनको ये लगता है कि मैं सिर्फ दूसरे वकीलों की बुराई कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं दूसरे वकीलों का जो भी एटीट्यूड है उस बेसिस पे बोल रही हूँ। मैं किसी एक का नाम क्यों नहीं ले रही हूँ, आप सोचो। क्योंकि मैंने ये जो बिहेवियर जो मैं आपको बता रही हूँ वकीलों का, जो करप्टेड माइंडसेट है उनका, ये जो है ये कॉमन बेसिस पे देखा है मैंने। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मुझे पता है कि पैसों की वजह से एक वकील कितना मजबूर हो जाता है और वो सब ऊटपटांग मामले लेता है। तो हर वकील की अपनी अपनी वजह है कि वो क्यों ऊटपटांग मामले लेता है, क्यों ये सब गलत मामले ले लेता है। जिनका साथ नहीं देना चाहिए उनका भी साथ देता है। आपको इतना क्या हारा है? आप क्या पैसे कहीं और से नहीं कमा सकते? किसी और तरीके से नहीं कमा सकते? ये टेलीग्राम ग्रुप जैसे मैंने बनाया है, ये क्यों बनाया है मैंने? आज चलो 19-20 लोग हैं टेलीग्राम में। कल एक ज़माना होगा जब मेरा धीरे धीरे काम, अभी तो मैंने अच्छे से काम भी नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप में इतना बढ़िया, फिर भी लोग खुश हैं काफ़ी। और मैं अभी जुलाई से और नई स्ट्रैटेजी और दिन प्रतिदिन मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट ही ला रही हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में बेस्ट से बेस्ट बनाऊँ। इवन एक आध चैनल भी ऐसा एजुकेशनल बना दूँगी जिससे कि बच्चों का हेल्प हो। और उधर यूट्यूब से अगर पैसे आए तो कोचिंग सेंटर ओपन करवा दूँगी, जहाँ पर मैं भले ना जाऊँ पढ़ाने, ठीक है, लेकिन मेरे अंडर में बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो मेरी इनकम वहाँ से भी जनरेट हो जाएगी। मैं इस तरह से काम फैलाकर अपनी इनकम कहीं और से ले लूँगी, अपने शौक़ कहीं और से पूरे कर लूँगी। लेकिन मैं बेईमानों का, दुष्ट का, गिरे हुए लोगों का, अन्यायियों का मामला नहीं लूँगी। मैं भाई कोर्ट में जाऊंगी तो पूरी शान से जाऊंगी और उस व्यक्ति के लिए ही खड़ी होंगी जिसके साथ जेन्युइनली गलत हुआ है। और ये जो है, ये जो डायलॉग मारते हैं ना कुछ बड़े बड़े फेमस वकील कि अरे भैया ऐसा नहीं है, ठीक है, हमको पता ही नहीं रहता है कि वो इंसान बेईमान है, वो तो लास्ट में ना पता चलता है कि वो इंसान, तो ए भाई बिल्कुल ये सब बातें मत करना, पागल किसी और को जाके बनाओ, मेरे को मत बनाना। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम द साइकोलॉजी, ठीक है, और ऐसे भी दिमाग इतना बढ़िया भगवान ने दिया है कि आई कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। ह्यूमंस में ये पोटेंशियल होता है। इवन गट फीलिंग जो सुना होगा वर्ड ना, वो तो ऐसी ऐसी चीज़ों का एहसास करा देती है जिसके बारे में आपको 1% जानकारी नहीं है। गट फीलिंग सुना है ना, देख के, नज़र देख के समझ में आ जाता है कि अरे नहीं यार ये हत्यारा है यार। तो ये एक साइकोलॉजिकल ब्रेन हर किसी में होता है। बंदा देख के बोल देता है कि यार देख के लग रहा है यार, पता है अच्छा आदमी नहीं है, अच्छा आदमी नहीं है, मेरी आत्मा बोल रही हो, बाद में पता चलता है सच्ची में अच्छा आदमी नहीं था। कोई भी केस सक्सेसफुली एक वकील कर ही नहीं सकता अगर उसका क्लाइंट पूरी सच्चाई आकर अपने वकील को ना बताए। तो ये फैक्ट है। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, तब आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप खुद बताओ ना कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप अपने फिजिकल जो भी आपको इश्यूज़ हैं या जो भी मेंटल इश्यूज़ हैं, अगर आप वो खुलकर डॉक्टर को नहीं बता पाओगे, आपको बेस्ट मेडिसिन देगा? आप समझो इस चीज़ को, दिस इज़ द फैक्ट कि आप वकील को या डॉक्टर को अगर आप बेवकूफ़ बनाओगे, आप अपने मामले को खुद बिगड़वा दोगे, ठीक है। तो वकील को भी अगर आप ऊट पटांग आके स्टोरी अपने से ही मनगढ़ंत कोई कहानी सुना दोगे, सच्चाई छुपाओगे, तो वो जाकर कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ कर देगा आपके मामले में कि आपका बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये इम्पॉसिबल है। ये जो लाइन कुछ बड़े बड़े एडवोकेट्स आकर बोलते हैं ना कि भैया हमको तो पता ही नहीं, हमारा तो काम है बस मामला लेना, भाई असली सामने में कौन गुनहगार है ये तो भैया लास्ट में पता चलता है सबूतों और उनसे, ये सब ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है इंडिया के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। इधर धंधा चल रहा है भैया, समझो बात को, ठीक है, फैक्ट बता रही हूँ। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो कि वकील को क्लाइंट सच्चाई बताता है, चाहे आज बताए, चाहे कल बताए, चाहे परसों बताए। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा अगर कोई बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है तो 6-7 पैसी बात तो पता चल ही जाता है वकील को कि भैया ये है तो दुष्ट आदमी, असली कल्प्रिट तो ये है। वकील को क्लियर हो जाता है। इस चीज़ के बाद भी
अगर वकील चुपचाप मुंह पे उंगली रख के और पूरे गर्व से उस क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, उसके दिए हुए पैसों को उपयोग कर रहा है, वो अपने लिए नर्क में एक स्पेशल जगह बना रहा है। वो वकील, लिटरली बता रही हूँ, आपको बहुत होगा इंडियन जुडिशरी की तरफ से अप्रिसिएशन मिल जाएगी कि अरे भैया बहुत महान वकील हो आप, सच में जिस मामले पर हाथ रखते हो वो मामला आपका, लेकिन ईश्वर की तरफ से आपको कभी नहीं मिलेगा। तो मैंने यही सोचा है, साल भर में मैं 4 क्लाइंट लूँगी, लेकिन 1 नंबर क्लाइंट जिनके साथ जेन्युइनली गलत हुआ है, और उनको जिताऊंगी। रही बात रोकड़ा पानी कमाने की, अरे बहुत तरीके हैं पैसा कमाने का, बहुत तरीका है। लड़का बच्चा लोग को पढ़ाओ ना, इन लोग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का आता पता ही नहीं है। बढ़िया धीरे धीरे यूट्यूब तो आजकल दे ही रहा है पैसा, नाच नाच के लोग पैसा कमा रहे हैं, और मैं यहाँ पढ़ा पैसा नहीं कमा पाऊंगी हैं? ऐसा थोड़े ना है। बना देंगे खूब सारे एजुकेशनल चैनल लॉ से रिलेटेड, करो बढ़िया काम तगड़े से, जैसी पेमेंट आना शुरू, अच्छा एडिटर रख लो, एक नहीं कई ढेर सारे एडिटर्स रख लो कि ताकि एक बंदे पे लोड ना आए। करवाओ यूट्यूब से जो पैसा है उससे बड़े बड़े मस्त एजुकेशनल प्रैक्टिकल जो वो है प्रैक्टिकल नॉलेज वाले, वो सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओपन करवाओ, मूड कोर्ट्स उधर बढ़िया बनवा दो, प्रैक्टिस करवाओ अच्छी तगड़ी, किसी को जाकर वहाँ सीनियर के अंडर में काम ना करना पड़े और वहाँ पर अपना शोषण ना करवाना पड़े। बढ़िया यहाँ पर ही पूरा उनको काम धंधा सिखाओ, कोर्ट का एक्सपोजर दिलवाओ, वहाँ तगड़े से पैसा आएगा। लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की पेमेंट भी करके जाएंगे, अगर बिना बिना ह्यूमिलेशन के, बिना बेइज्जती के, बिना टॉर्चर हुए, बिना जलील हुए, बिना अपना कॉन्फिडेंस तोड़वाए, अगर उनको काम सीखने को मिल रहा है तो लोग पेमेंट भी करेंगे। भाई मैं खुद सोचती थी कि भाई मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन मेरे साथ बदतमीजी ना करे कोई सीनियर, मेरे को ह्यूमिलेट ना करे, मुझे नीचा ना दिखाए, मुझे मिसलीड ना करे, ऊट पटांग नॉलेज ना दे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे कि मैं किस तरीके से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चलूँ। तो ये चीज़ है, ये आप समझो, ठीक है। अभी टेलीग्राम में ही 19-20 लोग हैं, और मेरा तो मैंने अभी बहुत छोटे से स्टार्ट किया है, मतलब कई लोग तो मतलब इस चीज़ को मानते हैं, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग हैं जो बेवकूफ़ हैं, जिनको अब मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो साफ समझते हैं कि अबे 149 रुपीज़ में क्या होता है। 149 रुपीज़ तो KG1 के बच्चों को पढ़ाने की 1 घंटे की फ़ीस थी, मिनिमम फ़ीस थी मेरी छत्तीसगढ़ में। आपको समझ आ रहा है? बढ़िया सोफा में बैठना है, बच्चे को हड़काना है और AC में मस्त हवा खाना है, जूस पानी नाश्ता सब आ जाता था। उस लेवल का काम करती थी मैं 149 रुपीज़ में, और वो भी 149 मिनिमम थी। बहुत ज़्यादा ही कहा जाए पेरेंट्स मतलब लो लेवल की फ़ीस एक्सपेक्ट करते थे, तब मैं 149 में जाती थी, वरना मेरी जो मेन फ़ीस थी वो 250 रुपीज़ पर आवर थी, प्राइमरी के बच्चों की। आप सोचो, बैठना है बस AC में, वो हड़काना है बच्चे को, बस हड़काना है मतलब कि काम कर पढ़ाना है उनको। तो आप वही चीज़, आप इस चीज़ को समझो कि ऐसा नहीं है कि पैसे दूसरे तरीके से नहीं कमाए जा सकते। साइमल्टेनियसली आप अगर अपना दिमाग लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो सही जगह पर, दूसरे तरीके से भी आप पैसा कमा लोगे बिना उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में एंगेज हुए बगैर। एक इंसान अगर ठान ले तो वो अपने परिवार का सारा शौक भी पूरा कर सकता है, पैसे अच्छे कमा सकता है, पब्लिक वेलफेयर में भी काम कर सकता है, और न्याय का हाथ पकड़ते हुए कोर्ट में एज ए लॉयर काम कर सकता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि इस मिथ से निकल जाओ, और किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, इवन साक्षी गुप्ता पे भी ट्रस्ट मत करो। सब जगह पर कॉन्शियसली आओ, मेरे पास भी आओ तो बहुत कॉन्शियस होकर आओ कि क्या पता भाई बड़ी बड़ी बातें तो कर रही है यूट्यूब में, भगवान जाने अंदर कलेजे में क्या लिए बैठी है। समझ गए? हो सकता है अपोजिट पार्टी से मिल जाए जाकर। किसी पे बिलीव नहीं करना, जब अपनी टांग फंसी हो ना तो अपने घर वालों पे भी ट्रस्ट मत करो। मैं तो कहती हूँ सतर्क रहो, सावधान रहो। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये मैडम क्यों वकील को बुरा बोलती रहती हैं। वकील को, सारे वकीलों को लेकर इसलिए सतर्क करती हूँ मैं, ताकि आप बेवकूफ़ ना बनो, क्योंकि अगर आप बेवकूफ़ बन गए ना, वो वकील आपके उस छोटे से मामले को जो 4 साल में खत्म हो सकता था, वो 20 साल खींच देगा। 20 साल आपकी पूरी ज़िंदगी, मैंने देखा है कोर्ट कचहरी की वजह से पूरी ज़िंदगियाँ, पूरा पुस्त खराब हो जाता है, इंसान की पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, पूरी प्रॉपर्टियाँ बिक जाती है, क्या बोलूँ मैं, क्या क्या हो जाता है उनके साथ। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और अब दोबारा ऐसा मत बोलिएगा कि सारे वकीलों को बोलती हैं मैडम। सारे वकीलों में मैं भी आती हूँ, मेरे को भी मैं बोल रही हूँ बहुत सतर्क रहने का, मेरे से भी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।